हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुप्रभा। अगर आप पूछें कि मैं कौन हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ये वाली एग्ज़ाम नहीं, जो आने वाली एग्ज़ाम है वो वाली एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो बता सकते हैं आप कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो अगर मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? जाके मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ क्या चल रहा है मेरा? सही बात है, आपका ये सोचना भी सही बात है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अकेली पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। तो मैंने ये सोचा कि किसी कॉलेज या मतलब कोचिंग में पढ़ा सकती हूँ किसी कोचिंग में, पर वो सब्जेक्ट मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे पढ़ाना चाहिए। कहीं पर कोचिंग में मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे कहीं भी कंप्यूटर पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो कभी कोई और। तो मैं अभी जिस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ उसी सब्जेक्ट के साथ मैं पढ़ाना चाहती हूँ किसी को। तो वैसा प्लेटफॉर्म मुझे कहीं मिल नहीं रहा है और यूट्यूब से बेस्ट प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता। तो यही सोच के मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं जब पढ़ाऊँगी तो मेरा खुद का प्रैक्टिस हो जाएगा और जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे आगे जाके उनको भी मुझसे कुछ नॉलेज मिल जाएगा। अगर वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ फ्री मीडियम सोच रहे हैं तो आई थिंक ये उनके लिए भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। और सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कुछ अर्निंग भी हो जाए मेरा। सो दिस इज़ ऑल कि मेरा मोटिव इसलिए है कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ यूट्यूब पे, और हो सके तो साइड में मेरा भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए और आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलते हैं। ये तो रहा मेरा मिशन कम्प्लीटली क्लियर, आपके सामने मैंने रख दिया कि मैं ये वीडियो क्यों प्रिपेयर कर रही हूँ। रही बात कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, आगे का मिशन कैसा चलेगा। मिशन तो अब समझ में आ गया ना, हमको अगले साल जो आ रहा है यूपीएससी उसमें बैठना है, अच्छे से प्रिपेयर होके बैठना है। तो करेंगे कैसे, स्टेप्स क्या लेंगे? ठीक है, स्टेप्स हम लेंगे कैसे कि हम प्रिपेयर कर सकें। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहरी कामली पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और रिसर्च मेरी रहेगी, पढ़ाई आपकी रहेगी। मैं रिसर्च करूँगी, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं रिसर्च कर लूँगी। आप मेरा बस वीडियो देख लीजिए और पढ़ लीजिए। यही आपका आपका टास्क है, समझ लीजिए यही आपका टास्क है। ठीक है, कामली पढ़ेंगे, रिसर्च तो कर लेंगे और साइड में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होगा जिससे एग्ज़ाम थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, वो सब मैं आपको करवा लूँगी। ठीक है, और जैसे जैसे मैं पढ़ाई करूँगी वैसे वैसे मैं आपको ही बताती चलूँगी। कोई फ़िल्टर नहीं रहेगा कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ और कुछ आगे आपको बोल नहीं रही हूँ, वैसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं पढ़ूँगी वैसे ही आपको पढ़ाऊँगी। अगर आपको कुछ ज़्यादा पता होगा तो डेफ़िनेटली आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं भी वैसे प्रिपेयर कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर ऐसा क्लेम कर रही हूँ कि मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं। हाँ, मैंने अब कुछ प्लेटफॉर्म्स में पढ़ाया हुआ है, पर ऐसे मैं एक सर्टिफाइड कोचिंग टीचर वैसा तो मैं हूँ नहीं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कोई मैं महान पुरुष तो हूँ नहीं कि जो मैं बोलूँगी वो सब कुछ सही रहेगा। मैं गलत हो सकती हूँ, अगर मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं आके अगले क्लास में बोल दूँगी कि ये मेरा गलती हो गया। अगर आप मुझे कहीं पर आपको कहीं पता चला कि मैं यहाँ पर गलत हूँ तो आप बोल दीजिएगा, मैं अपने आप को ठीक कर लूँगी। तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट में करना चाहती हूँ, एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं और आप दोनों मिलके एक पढ़ाई कर सकें। ठीक है, ये रहा कि ऐसे हम चलेंगे। दिस विल बी आवर स्टेप्स कि बहुत धीरे भी तो नहीं कि जैसे कि 3 साल लग जाए हमको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाते ऐसे नहीं। बहुत कामली पढ़ेंगे, रिसर्च करूँगी, मैं रिसर्च करूँगी और आप पढ़ लेना। टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बोल दूँगी। हर महीने मंथ एंड में हम करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। ठीक है, मंथ एंड में कहाँ से पढ़ना है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, वो सब आगे आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे हम प्रिपेयर करेंगे साइड में मैं वैसे वैसे बोलती चली जाऊँगी। तो मंथ एंड करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि
सपोज आज May 20 है, नेक्स्ट May को एग्ज़ाम हो जाएगा, 1 साल का है, 1 साल का हम करंट अफेयर्स देख लेंगे। ओके, तो और एक लर्निंग एनवायरनमेंट करना चाहती हूँ। ये वन वे फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ नॉलेज में नहीं जाती, इट शुड बी अ टू वे फ्लो ऑफ नॉलेज में चाहती हूँ। तो जहाँ पर आपको पता चलेगा, प्लीज़ डू कन्वे मी, मे बी इन द कमेंट सेक्शन और वट एवर मीन्स यू फील कंफर्टेबल विथ, आप मुझे कम्युनिकेट करके मुझे बता दीजिएगा। सो दिस विल बी द स्टेप दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ 1 year। ओके, सो मैं पढ़ाना कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँगी वो सब मैं बाद में बताऊँगी। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम होता कैसा है। हम तो शॉर्ट्स में सब कुछ देख चुके हैं कि शॉर्ट्स में हम सब देख चुके हैं कौन सा IAS एंट्री होने का, IPS एंट्री होने का। अभी एग्ज़ाम थोड़ा देख लेते हैं कैसा है। मज़े तो ले लिए, एंटरटेनमेंट हो गया है हमारा यूट्यूब से, तो अभी देख लेते हैं कि सिलेबस कैसा है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, वो सब हम समझ लेते हैं। पहले मैं प्रीलिम्स का बात कर लेती हूँ। ओके, प्रीलिम्स का 2 पेपर होता है, GS पेपर 1, GS पेपर 2। ओके, सो GS पेपर 1 में क्या है कि GS पेपर 1 और एक CSAT 1 है, ठीक है, ये CSAT पेपर है, ठीक है, ये GS पेपर 1 है और एक CSAT पेपर है। सो दोनों का मार्क्स कितना है, 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स है तो क्वेश्चंस कितना है, यहाँ पर भी 100 है, पर यहाँ पर सिर्फ 80 क्वेश्चंस है। तो GS पेपर जो GS पेपर है, पेपर 1 नहीं है, GS पेपर जो है, GS पेपर ठीक से लिख देती हूँ आगे जाके, GS पेपर है, CSAT पेपर है, इसमें भी 200 मार्क्स है, इसमें भी 200 मार्क्स है, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का मार्क कितना रहा, 2 मार्क्स रहा, ठीक है। और यहाँ पर कितना मार्क्स रहा, यहाँ पर 2.5 मार्क्स का रहा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, और क्वालिफाइंग पेपर क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इसमें सिर्फ अगर 33% मार्क्स आप ले आएंगे तो आपका ये GS पेपर चेकिंग होने के लिए निकल जाएगा। मगर अगर सपोज आप GS में 33% से ज़्यादा ले आए हैं तो आपका ये फर्स्ट वाला पेपर चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 33% है क्या, तो ये 33% मतलब आपको 66 मार्क लाना है 200 क्वेश्चंस में। तो मिनिमम अगर आप इस 80 क्वेश्चंस में 27 क्वेश्चन ठीक कर लिए तो आपको GS पेपर में आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपका चेकिंग के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इस वाले पेपर में कितना अटेम्प्ट करें कि आप बोल सकें कि आराम से कि हाँ मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा। तो मिनिमम आपको सोच के चलिए कि आपको 100 to 120 मार्क्स लेना है। पिछले साल का कट ऑफ देखें तो अराउंड 80, मतलब 2-3 साल का आप देख लो तो 80 to 90 ही जा रहा है कट ऑफ। तो अगर आप 45 क्वेश्चंस 250 क्वेश्चंस कर लें या फिर 48 क्वेश्चंस भी कर लेंगे, 48 मतलब 50 तो अगर हो गया तो आप आराम से बैठ जाओगे, आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो अगर 50% से भी अगर कम मार्क आप क्लियर कर लेंगे तो आप GS पेपर में क्वालिफाई कर जाएंगे या फिर प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करके मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर ये 50% मार्क्स से भी कम लाने से हम प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इतना डिफ़िकल्ट क्या है। बिकॉज जितना हमको भी समझ में आ रहा है मेंस से डिफ़िकल्ट प्रीलिम्स आ रहा है। लोग प्रीलिम्स में ज़्यादा कट रहे हैं, मेंस तो मतलब बहुत दिग्गज इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं जिनका मेंस बहुत अच्छा हो रहा है बट स्टिल वो प्रीलिम्स में बैठ जा रहे हैं, प्रीलिम्स में मार खा जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी आजकल प्रीलिम्स क्वेश्चंस ट्रिकी आ रहा है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है या फिर बोल लीजिए कि और पढ़ाई की ज़रूरत है। तो प्रीलिम्स हमको जैसे भी हो क्लियर करना है, मेंस आपका हो जाएगा विद द प्रिपरेशन। हम मेंस से ही स्टार्टिंग करेंगे तो प्रीलिम्स आपका निकलना ज़रूरी है, मतलब निकल जाएगा ऐसे आप बोल सकते हैं। तो मिनिमम अगर हम 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ऐसे एक मिशन पकड़ लें तो प्रीलिम्स आपका क्लियर मतलब
क्लियर हो जाएगा। ये आगे आगे मैं बताऊंगी कैसे 10,000 क्वेश्चंस हम करेंगे, जैसे कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ये सब विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम बोलते चलेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही कि आप समझ लो कि आप 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही करना है बिफोर गोइंग टू सीट इन द प्रीलिम्स पेपर एग्जाम। ओके, सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू से। ओके, और कुछ है जो मेरे रिलेटेड है, जो मेरे पास कुछ नॉलेज है जो मैं आपके साथ कन्वे करना चाहती हूँ कि मैंने ये बोल दिया कि आपको 100 to 120 क्वेश्चंस आपको क्लियर करनी है जो आप प्रीलिम्स में देख रहे हो, जो जीएस पेपर में है, ठीक है। पर जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है क्योंकि उनका भी जीएस पेपर जनरल स्टडीज़ तो आता ही है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एसएससी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बच्चे वो ऑलरेडी मैथ्स अच्छे खासे प्रिपेयर करके बैठे हैं, उनके लिए सीसैट की इतनी डिफ़िकल्टी होगी नहीं। तो डिफ़िकल्टी उन लोगों के लिए होगी जो पहले कभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बैठे नहीं हैं, डायरेक्टली आके यूपीएससी और उनकी पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बैठे हैं। सपोज ओपीएससी, मैं तो उड़ीसा से हूँ तो मैं ओपीएससी एग्ज़ाम की बात भी कर रही हूँ, या फिर जो यूपी से है या जो भी हो, यूपी बिहार जहाँ से भी आप पीएससी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका सीसैट वैसे भी अच्छा खासा प्रिपेयर होके बैठा हुआ है, तो उनको इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। उनको प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ जीएस पेपर क्लियर करने के लिए। पर जो डायरेक्टली हमारे स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए बैठे हैं, तो उनको दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा, दोनों के लिए टाइम देना पड़ेगा, सीसैट के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। और सीसैट ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में बैठ के देख के चले जाओ। पीएससी के लिए हो सकता है, ठीक है, पर आपको अच्छा खासा टाइम डिवोट करना पड़ेगा सीसैट के लिए भी। सो ये रहा कम्प्लीटली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मेरे स्टार्टिंग चैनल के लिए। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस थोड़ा समझा दूंगी, फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। 2 क्लास में चाहती हूँ कि प्रॉपरली ये एग्ज़ाम देख लो, समझ लो कितना मार्क्स वगैरह चाहिए। ऐसे डायरेक्टली हम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा प्लानिंग या फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। और रही बात, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि सपोज जो एससी और बाकी जो कैटेगरी के बच्चे समझ लो, उनको 40 मार्क्स देख लेना यार, 40 मार्क्स होगा शायद। मैं तो जनरल में हूँ, इतना मैंने देखा नहीं, पर 40 मार्क्स होने से भी हो जाता है 40 to 100 के बीच में, 40 to 80 देख लो, 40 to 80 होगा शायद। फिर भी मैंने मुझे इतना मैं श्योर नहीं हूँ, फिर अगर आप बोलोगे तो मैं चेक करके बता दूंगी कि यह कैटेगरी के बच्चों के लिए कितना चाहिए, ठीक है। और रही बात जो ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, तो वो क्या है, वो जनरल के बच्चे हैं जिनका वो या ओबीसी में भी नहीं है, वो एससी एसटी के बच्चे नहीं है, कम्प्लीटली जनरल बच्चे जिनका पर एनम लेस देन 8 LPA है, तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जा सकते हैं। पर ईयर पर एनम उनका 8 लाख कम हो, अगर 8 लाख से कम है तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जा सकते हैं। तो देख लो, अगर आपका 8 लाख पर एनम कम है, या फिर आपका 5 लाख 5 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा नहीं है आपका, तो वो सब कैटेगरी थोड़ा चेक कर लो। या फिर रिटायर्ड भी, अगर किसी के पेरेंट्स रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट में पेंशन अगर उनको मिल रहा है, वो पेंशन भी ऐड होगा मंथली इनकम में, ठीक है, पेंशन भी ऐड होगा। ये सब मेरा आपका प्रिपरेशन के लिए रिलेटेड नहीं है, बट जो जनरल बच्चे हैं उनका ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो अगर आप किसी भी तरह से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हो तो करवा लो अपनी, ठीक है। तो 340 रैंक भी अगर रखोगे ना, तब भी आप आईएएस में आईएएस रैंक भी मिलने की संभावना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको अगर 340 मार्क्स भी ला रहे हो तो आप देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप आईएएस बन सकते हो। सो इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। तो देख लो, अगर आपके फादर रिटायर्ड हैं पर उनको पेंशन मिल रहा है, तो वो भी ये जब कैलकुलेशन आ जाएगा इनकम का, तो ये पेंशन वाला इनकम भी इंक्लूडेड होगा। सपोज अगर आप 30,000 मिल रहा है तो 3 लाख या 4 लाख से अराउंड आएगा, तो तब भी आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मिलेगा। अगर 30,000 से ज़्यादा है, या फिर जैसे है, अगर आप
वो आप कैलकुलेट कर लो और देख लो, अगर वो 8 लाख पर एनम से कम है तो आप EWS कैटेगरी में आ सकते हो। और वो लैंड वगैरह भी देख लेना, लैंड अगर 5 एकड़ से कम होना चाहिए, वो सब थोड़ा है, थोड़ा देख लो, मतलब रिसर्च कर लो कि अगर आप EWS कैटेगरी में हो तो करवा लो यार। 340 रैंक में भी मैं विकास सर की एक वीडियो में देख रही थी, तो वो बोल रहे थे कि 340 रैंक में भी लाने से भी आप IAS हो सकते हो, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो बनवा लो। तो दिस इज़ माई फर्स्ट एवर इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।